नमस्कार दोस्तों, माँ शिक्षा निकेतन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिजिक्स का जो चैप्टर है प्रकाश लाइट, उसका नेक्स्ट टॉपिक दर्पण यानी मिरर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आज मैं दर्पण के बारे में बताऊँगा। अब दर्पण बहुत ही आसान भाषा में, अब आप लोग इस वीडियो को देखकर दर्पण बहुत ही आसान भाषा में समझ पाएंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में, दिमाग पर बिना लोड दिए। दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, सफल होना है तो उसके लिए चोट तो सहना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, और बता देना चाहता हूँ कि आप लोग समय देकर वीडियो को देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है आप लोगों के लिए, बट ये भी बहुत ही उपयोगी होगा वीडियो, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो मैं आज बताना चाहता हूँ, आज नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है दर्पण मिरर लेकर आया हूँ। तो जो सतह निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश को परावर्तित करती है उसे दर्पण कहते हैं। देखिए, दर्पण भी एक सतह ही होता है, लेकिन इसमें बात क्या है, ये एक निश्चित नियम के अनुसार ही प्रकाश को परावर्तित करती है, उसे दर्पण कहते हैं। अर्थात ऐसा चिकना सतह जो प्रकाश को पूर्ण रूपेण परावर्तित कर दे, पूर्ण रूप से जितना प्रकाश आए उसको बिना अवशोषित किए ही जितना आए उतना ही वापस कर दे, उस चिकने सतह को हम लोग दर्पण कहते हैं। क्लियर, समझ गए बात को? दर्पण किसे कहते हैं? तो जो सतह निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश को परावर्तित करती है उसे दर्पण कहते हैं। यदि वो सतह प्रकाश को परावर्तित करे, सभी वस्तुएं प्रकाश को परावर्तित लगभग करती है, लेकिन वे अपना निश्चित नियम के अनुसार नहीं कर पाती है। प्रकाश जो परावर्तन का नियम होता है उस नियम के अनुसार उसको परावर्तित नहीं कर पाती है, इसलिए सभी वस्तुएं दर्पण नहीं होती है। तो जो सतह निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश को परावर्तित करती है उसे दर्पण कहते हैं। क्लियर? अब आगे चलेंगे दर्पण के प्रकार। तो दोस्तों, दर्पण दो प्रकार के होता है, टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण के प्रकार, तो दर्पण दो प्रकार के होता है। कौन कौन, ये देख लीजिए। पहला हो गया समतल दर्पण, प्लेन मिरर। दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के होता है, न कि तीन प्रकार के, ध्यान रखिएगा। दर्पण कितने प्रकार होता है? दो प्रकार के। कौन कौन? तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, दर्पण दो होते हैं। तो चलते हैं, अब हम लोग अध्ययन करेंगे समतल दर्पण के बारे में, प्लेन मिरर। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। मान लीजिए ये आपका ये मिरर है, दर्पण है, इससे प्रकाश किरणें इस सतह पर आएगी, टकराएगी, टकरा कर ये लौट जाएगी। तो ये जिस सतह से प्रकाश किरणें टकराती है उसी सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। जिस सतह से टकराती है, टकरा कर फिर वापस लौट जाती है, उसी सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह, मतलब ये ऊपर वाला जो सतह है देख रहे हैं आप लोग, जिससे प्रकाश किरणें टकरा रही है, तो जिस दर्पण का ये परावर्तक सतह समतल हो, तो इस दर्पण को, मतलब उस दर्पण को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। क्लियर? जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उससे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। समतल हो गया, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है गोलीय दर्पण। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण भी समझ गए। खोखला गोला आप लोग देखे होंगे, कोई मान लीजिए इस तरह से खोखला गोला हो, और क्या होगा, इससे खोखले गोले को काट कर कोई एक भाग निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जो भाग तैयार होगा उस भाग को आप एक तरफ से रंग दें और एक तरफ छोड़ दें, एक तरफ कलई कर दें और एक तरफ छोड़ दें, तो इससे जो तैयार होगा दर्पण, ये दर्पण आपका गोलीय दर्पण कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ये जो परावर्तक सतह है, प्रकाश किरणें जो इस पर पड़ेगी
और ऐसे लौट जाएगी तो ये सतह इसका परावर्तक सतह है। तो ये जो परावर्तक सतह है किसी खोखले गोले का ही एक भाग है, इसलिए ये दर्पण गोलीय दर्पण होगा। यदि ऐसे भी दर्पण को आप बना देते हैं, दर्पण को ऐसे भी बनाते हैं, यदि इसको एक तरफ से कलई कर दें दूसरी तरफ छोड़ दें तो ये इस प्रकाश की किरणें इस सतह पर आएगी और ऐसे टकरा कर जाएगी। तो ये प्रकाश की जो किरणें होगी जिस सतह पर आकर पड़ती है उस सतह परावर्तक सतह है, और ये परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग है, इसलिए ये भी दर्पण गोलीय दर्पण होगा। तो दोस्तों आप लोग दर्पण तो देख लिए। अब नेक्स्ट हम बताएंगे गोलीय दर्पण तो समझ गए, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, मतलब वक्रित हो समझ लीजिए, तो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। अब हम बताएंगे ये समतल दर्पण को देख रहे हैं आप लोग, ये जो है एक समतल दर्पण है। इस दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं और ये देख रहे हैं कि जिस पथ से आई है उसी पथ पर लौट जा रही है। तो इस तरह से ये एक इसका गुण होता है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें जिस पथ से आती है उसी पथ पर लौट जाती है, और यदि तिरछी पड़ती है, थीटा कोण बनाकर आती है, माने आपतन कोण थीटा है, तो परावर्तन कोण भी थीटा होगा प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम से। और प्रथम नियम से तीनों मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और इन दोनों किरणों के बीच आपतन बिंदु में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर एक ही समतल में होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। जो समतल दर्पण होता है इसमें जो प्रतिबिंब बनती है प्रकाश परावर्तन के फलस्वरूप समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो उसकी कुछ विशेषताएं होती है। तो उस विशेषताओं को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पहला विशेषता इसका है कि प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा हो गया प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। चौथा, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो देखिए, पार्श्विक रूप से उल्टा के मतलब हो गया कि कोई वस्तु है, इसका दायां भाग और ये बायां भाग, जब इसको आप दर्पण में देखेंगे तो दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देगा। यही परिवर्तन पार्श्विक परिवर्तन कहलाता है। इस टाइप से समतल दर्पण में देखने को मिलती है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, लेकिन वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अगला है प्रतिबिंब आभासी। पांचवा है प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी दर्पण के पीछे बनता है इसलिए ये आभासी होता है, इसे पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला विशेषता है कि प्रतिबिंब, छठा नंबर है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे माने सामने रहता है। यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होती है। तो दोस्तों आप लोग देखें समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषता होती है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग देखें समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 6 विशेषताएं। आगे मैं दोस्तों बता रहा हूँ समतल दर्पण संबंधित कुछ और तथ्य, मतलब ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है जिसको मैं कवर यहाँ करने जा रहा हूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा देना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों को मिलते रहें। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं समतल दर्पण संबंधित कुछ और तथ्य। तो इसमें क्या है,
यदि कोई वस्तु, पहला है मेन तथ्य है कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहे तो दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। दोस्तों देखिए, यदि कोई व्यक्ति है और समतल दर्पण में अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसके दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो जितना व्यक्ति की ऊंचाई है उसके आधी। यदि व्यक्ति 5 फुट का है तो उसके लिए दर्पण 2.5 फुट 2.5 फुट का होनी चाहिए। यदि 6 फुट का है तो उसके लिए 3 फुट का होनी चाहिए। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आगे बताता हूँ दोस्तों, दूसरा है तथ्य कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हो के बीच एक बिंदु समान वस्तु रखी जाए, मतलब कोई 2 दर्पण हो गया और एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हो, थीटा कोण पर झुके हुए, और उन दोनों दर्पणों के बीच कोई एक वस्तु को रख दिया जाए तो दोनों दर्पणों के बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या की गणना निम्न 4 तरीकों से की जाती है, जो कि मैं एक एक करके सबको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो पहला है, यदि थीटा बटा 360, इसके लिए एक ही तरीका है, थीटा बटा 360 करते हैं, मतलब 360 बटा थीटा, देख रहे हैं आप लोग, 360 बटा थीटा यही निकालते हैं और देखते हैं कि यदि 360 बटा थीटा हल करने पर एक सम संख्या आ जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें से उस मान में से एक कम कर देते हैं। जैसे n बराबर हो जाएगा 360 बटा थीटा माइनस 1। जैसे देखिए, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो, उदाहरण के लिए बता दे रहे हैं, तो हम लोग निकालेंगे 360 बटा थीटा, तो काट देंगे तो आ जाएगा 6, जो कि एक सम संख्या है। तो ये प्रतिबिंबों की संख्या नहीं हो गया, प्रतिबिंबों की संख्या कितना हो जाएगी? एक कम, 6 में से एक कम कर देंगे 5 हो जाएगी। तो बात वही हो गया कि यदि 360 बटा थीटा का मान एक सम संख्या आ जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी? जो भी आएगा 360 बटा थीटा का मान, उसमें से एक कम कर देंगे, यानी सम आए तब। यदि विषम आए, देखिए दूसरा, यदि 360 बटा थीटा एक विषम संख्या आए, 360 बटा थीटा जो है इसका मान एक विषम संख्या आ जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या यही हो जाएगी 360 बटा थीटा। लेकिन ये भी बात है, ये भी कंडीशन है कि यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर नहीं रखी हो, यदि जो वस्तु रखा गया है इन दोनों दर्पणों के बीच का जो कोण बन रहा है उस कोण के समद्विभाजक पर नहीं रखा गया हो, तब 360 बटा थीटा को हल करने पर यदि विषम संख्या आ रही है तो वही विषम संख्या प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी। यदि बात होता है कि 360 बटा थीटा एक विषम संख्या आए लेकिन वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखी हो तो उस स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा माइनस 1 होगी, जो कि सम संख्या में आप लोग देखें। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं। उदाहरण के लिए एक बताएंगे कि यदि थीटा बराबर 120 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 120 डिग्री हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितना हो जाएगी? तो 360 अब बटा थीटा कर देते हैं, मतलब 120। हल करेंगे तो हल करने पर हो जाएगा 1 से 1 जीरो कट जाएगा, 12 तिहाई 36, यानी हल करने पर आ गया 3। तो प्रतिबिंबों की संख्या आपका 3 हो जाएगी। तो ये कब? यदि वस्तु समद्विभाजक पर न हो। यदि वस्तु समद्विभाजक पर हो तो उस स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये 360 बटा थीटा का मान जो हम लोग निकाल रहे हैं
360 बटा थीटा 120 जो है निकाल रहे हैं, तो हल करने पर आ रहा है 3, जो कि एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या है, तो यदि वस्तु को समद्विभाजक पर नहीं रखा गया हो तो प्रतिबिंबों की संख्या 3 हो जाएगा। लेकिन यदि वस्तु को समद्विभाजक पर रखा गया होगा तो उस स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या 1 कम हो जाएगी, 3 में से 1 घटा देंगे 2 हो जाएगा। क्लियर। चौथा है, यदि 360 बटा थीटा एक भिन्न संख्या हो जाए, मान लीजिए कोई भी हो जाए, 9 बटा मान लीजिए 2 आ जाए, तो प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी उसके पूर्णांक के बराबर होगी। यानी इसमें 2 से भाग देंगे तो 4.1 बटा 2 होगा, तो इसमें प्रतिबिंबों की संख्या 4 हो जाएगी। तो क्लियर दोस्तों, आप लोग समझ गए। यदि दो दर्पण को एक दूसरे के सापेक्ष थीटा कोण पर झुका कर रखा जाए और उनके बीच कोई एक वस्तु को रख दी जाए, तो उस वस्तु का बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग 4 तरीका अपना। पहला रहा, यदि 360 बटा थीटा का मान एक सम संख्या हो तो उस स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें से 1 कम कर देते हैं, यदि सम संख्या है तब। दूसरा हो गया, यदि विषम संख्या हो, 360 बटा थीटा एक विषम संख्या हो तो उस स्थिति में यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर नहीं रखा गया हो तो वही विषम संख्या प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगा। लेकिन यदि 360 बटा थीटा एक विषम संख्या आए और वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखी हो तब प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा -1 हो जाएगी। मतलब इसमें से भी 1 कम कर देंगे, जैसे आप लोग उदाहरण में आप लोग देखे और समझे। चौथा रहा, यदि 360 बटा थीटा एक भिन्न संख्या आ जाए तो उस स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या उसके पूर्णांक के बराबर होती है। आप लोग इस बात को समझ गए। आगे मैं बता रहा हूँ समतल दर्पण का उपयोग। ये समतल दर्पण का उपयोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए होता है। ड्रेसिंग रूम, बाथरूम इत्यादि में समतल दर्पण सजने संवारने के लिए लगा रहता है। समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में होता है। पेरिस्कोप क्या है? तो ये एक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम पनडुब्बी से बाहर की अवलोकन कर सकते हैं। कपड़े एवं आभूषण की दुकानों में समतल दर्पण वस्तु को दिखाने के लिए लगे रहते हैं। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को समतल दर्पण हम क्लियर किए। नेक्स्ट वीडियो में गोलीय दर्पण जिसमें उत्तल और अवतल दर्पण होगा उसको क्लियर कर